क्वेश्चन नंबर 9 तक अभी मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। बहुत ही अच्छी तरीक़ा से आपको मैं समझा कर सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मैं बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। यदि आप इस चैप्टर को आपने नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा प्लेलिस्ट में जा करके, या फिर आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे हम, तो वहां पर आप लोग जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग शुरू करते हैं। देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9। अभी हम लोग इन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो पर देखने वाले हैं, इसके आंसर को जानने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इस प्रश्नों को सबसे पहले मैंने तो यहाँ पर कॉपी में लिख लिया, आपको मैं वहीं से समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये वाला क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर क्या कहता था। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य क्यों कहा जाता है। कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य क्यों कहा जाता है, ये हमारा क्वेश्चन है और उसका आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो देखिए, कोशिका झिल्ली छिद्रयुक्त होती है। यह ऐच्छिक पदार्थों को अंदर आने या हानिकारक पदार्थों को बाहर निकलने देती है, इसीलिए इसे चयनात्मक पारगम्य कहते हैं। देखिए, इसके बारे में आपको मैंने किताब में पढ़ाया था कि इसे जो है वे हम लोग चयनात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं। इसके बारे में आपको मैंने किताब में भी पढ़ा चुके हैं। तो चयनात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं इसे, तो कोशिका झिल्ली को क्यों कहते हैं हम लोग, तो इसमें देखो छिद्रयुक्त तो हमारे होते हैं। ये जो कोशिका झिल्ली जो है वे हमारे छिद्रयुक्त होती है, और ये क्या करती है, ये हमारे जो ऐच्छिक पदार्थ जो है उसको अंदर आने या हानिकारक पदार्थों को बाहर निकलने देती है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये हमारे एक सुरक्षा कवच जैसा होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर ये आप लोग देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का इसका आंसर, कोशिका झिल्ली छिद्रयुक्त होती है। यह ऐच्छिक पदार्थों को अंदर आने या हानिकारक पदार्थों को बाहर निकलने देती है, इसलिए इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। तो यह है हमारा उसका आंसर। आपको मैंने किताब में भी बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपको मैंने समझा चुके थे। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। देख सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कहा गया है कि कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले विभिन्न अंगकों के नाम और उनके मुख्य कार्यों को लिखिए। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर इसी क्वेश्चन में हमारा 2 क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले अंगक, तो कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले अंगक क्या क्या है, तो अंगक जो है वे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी इकाई, राइबोसोम, हरित लवक और राजधानी। इसके बारे में आपको मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको मैंने समझाया था। तो वही चीज़ आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले विभिन्न अंग और उसके नाम और उनके मुख्य कार्यों को लिखना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए इसका आंसर मैंने यहाँ पर लिखा है, आप लोग ऐसे लिखेंगे अपने कॉपी में। जैसे कि इसका उत्तर यहाँ पर देखिए, कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले अंगक और कार्य। ठीक है, कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले अंगक और कार्य, जैसे कि 1 नंबर हमारे क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या, कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले अंगक है। इसका कार्य क्या होता है, कोशिकीय शोषण करना। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है, कोशिकीय शोषण करना। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, कोशिकीय शोषण करता है और ये ऊर्जा को इकट्ठा करके रखता है, इसलिए हम लोग इसे पावर हाउस भी कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, कोशिकांग है, और इसका कार्य हमारे क्या हो गया, कोशिकीय शोषण करना। 2 नंबर गाल्जी काय। देखिए गाल्जी काय जो होता है वे हमारे क्या होता है, कोशिका में बने पदार्थों का पैकिंग करता है। गाल्जी काय क्या करता है, कोशिका में बने पदार्थों का पैकिंग करता है। तो गाल्जी काय हमारे क्या हो गया, कोशिका के अंगक हो गया, और उसके कार्य हमारे क्या हो गया, कोशिका में बने पदार्थों का पैकिंग करना। अगला हमारा अंगक था राइबोसोम। तो राइबोसोम हमारे क्या है, राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। राइबोसोम का कार्य क्या होगा, प्रोटीन का संश्लेषण करना। उसी प्रकार से 4 नंबर हरित लवक। तो हरित लवक का कार्य हमारा हो गया प्रकाश संश्लेषण करना। हरित लवक का कार्य क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण करना। इसी के कारण जो है वे हमारे क्या, पौधे जो है हरे रंग के होते हैं। इसका लेकिन मुख्य कार्य हमारे क्या है, प्रकाश संश्लेषण करना। मुख्य कार्य क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण करना। अब आप लोग के मन में एक सवाल आ रहा होगा, क्या जो हमारे बहुत सारे लाल कलर के भी पौधे होते हैं, बहुत सारे पत्ती जो है वे पीले कलर के भी होते हैं, ऐसा आखिर क्यों होता है, जब उसमें जो हरित लवक पाया जाता है तो ये हरा होना चाहिए। देखिए हरित लवक तो सभी में पाया जाता है, लेकिन उसमें वर्णक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, वर्णक। जैसे कि हमारे कुछ पौधे जो वे हमारे लाल होते हैं, उसका लाल होने का कारण क्या है कि उसमें हमारे लाल वर्णक पाए जाते हैं, जिस कारण से वे पौधे हरे हैं, लेकिन उसमें हमारा हरित लवक पाया ही जाएगा। सभी पेड़ पौधा में हरित लवक पाए जाते हैं, इसीलिए वे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। समझ में आ रहा है आपको, बिल्कुल। चलिए 5 नंबर यहाँ पर क्या लिखा है, रसधानी। रसधानी हमारे क्या, कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले अंग,
और इसका हमारे कार्य क्या है, तो कोशिका के आयतन को नियंत्रित करना। रसदानी का कार्य क्या होता है, कोशिका के आयतन को नियंत्रित करना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 के इधर हमारा उसका आंसर आपको मैंने यहाँ पर दे दिया है। तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और आप लोग लिख लीजिए, या फिर पहले आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, फिर आप लोग वीडियो को पॉज कर करके आप लोग इसका आंसर और क्वेश्चन अपने कॉपी में बहुत ही बेहतरीन तरीका से आप लोग लिखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 4 का ये हो गया आंसर, आप लोग लिख सकते हैं अभी भी, या फिर आप लोग वीडियो खत्म होने के बाद फिर से आप लोग देख करके लिख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। ये देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे क्या था, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कि कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक द्रव्य में अंतर लिखिए। ठीक है, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव में अंतर बोला गया है। उसके बाद इसी में हमारा एक क्वेश्चन है कि ये दोनों द्रवों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है। देखिए सबसे पहले इसी क्वेश्चन में हमारे दो क्वेश्चन है। एक हमारा क्वेश्चन क्या है कि कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक द्रव में अंतर, और उसके बाद बोला है कि ये दोनों जो द्रव को संयुक्त रूप से क्या कहा जाएगा। तो ये दोनों द्रव को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, जीव द्रव कहा जाता है। ठीक है, आपको मैंने बहुत ही बेहतरीन आपको मैंने समझा चुका है, कोशिका द्रव के बारे में भी बताया है और केंद्रक द्रव के बारे में भी बता चुके हैं। तो यहाँ पर उसके अंतर को लिखना है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर को हम लोग किस प्रकार लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको उत्तर लिखना है और यहाँ पर लिखना है कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक द्रव में निम्न अंतर है। निम्न मतलब क्या, नीचे। ठीक है, नीचे हम लोग यहाँ पर अंतर लिखे हैं। देखिए कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको कोशिका द्रव्य इस पट्टी लिखना है और इस पट्टी आपको लिखना है केंद्रक द्रव्य, और यहाँ पर से लकीर खींच देना है ताकि हम लोग इसके अंतर को बता सकें, है ना। चलिए एक नंबर में हमने यहाँ पर लिखा है कि कोशिका झिल्ली। अब देखिए कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं, आपको मैंने कोशिका द्रव आपको जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तब आपको मैंने समझाया था कोशिका द्रव क्या है। तो कोशिका द्रव क्या होता है कि हमारा कोशिका झिल्ली जो होता है ना, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच जो जेली ऐसा जो पदार्थ पाया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। आपको मैंने पढ़ाया था। और कोशिका द्रव में ही कोशिकांग पाए जाते हैं, जो कि आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में अभी बताया और उसके कार्य को भी बताया। ठीक है, तो देखिए कोशिका द्रव, इसका एक डिफिनेशन हमारा क्या हो सकता है कि कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच जेली ऐसा पदार्थ पाया जाता है उसे हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक है, और इसमें हमारा केंद्रक द्रव में उसका एक डिफिनेशन क्या हो सकता है कि केंद्रक झिल्ली से घिरी हुई केंद्रक झिल्ली से घिरी हुई क्षेत्र को केंद्रक द्रव्य कहते हैं। ठीक है, देखिए घिरी हुई का मतलब कि यहाँ पर क्या है, जैसे कि हमारा जो केंद्रक जो होता है कोशिका में, जैसे कि ये हमारे क्या है, ये हमारा कोशिका एक। ठीक है, समझ लीजिए आप लोग। तो इस कोशिका में हमारा यहाँ पर क्या है, केंद्रक है। ठीक है, ये केंद्रक, और केंद्रक के अंदर हमारे केंद्रिका पाई जाती है। समझ में आ रहा है आपको। तो ये केंद्रिका जो है वे हमारे क्या केंद्रक के अंदर है। ठीक है, तो ये वाला जो केंद्रक हमारे क्या कहलाएगा, ये वाला केंद्रक झिल्ली, यानी कि जो बॉर्डर जो आपको दिख रहा है ना, ये हमारे क्या कहलाएगा, केंद्रक झिल्ली कहलाएगा। तो केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ भाग, इसके अंदर वाले भाग, वे हमारे क्या कहलाता है, केंद्रक द्रव्य कहलाता है। क्या कहलाता है, केंद्रक द्रव्य। और कोशिका द्रव्य मतलब क्या हुआ, देखिए ये कोशिका झिल्ली हुआ, और कोशिका झिल्ली और केंद्रक, ये हमारा केंद्रक है ना। कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच जो हमारा खाली स्थान जो है, यानी कि यहाँ पर जो जेली ऐसा पदार्थ रहता है, खाली तो नहीं रहता है, जेली ऐसा पदार्थ रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका द्रव। और इसी में हमारे कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे कि हरित लवक हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। इस प्रकार से जितने भी जो आपको मैंने अभी बताया, ठीक है, राइबोसोम हो गया, इस प्रकार से जितने भी है वे यहाँ पर क्या होते हैं, कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। तो केंद्रक द्रव का डिफिनेशन क्या होगा, केंद्रक झिल्ली से घिरी हुई क्षेत्र को केंद्रक द्रव्य कहते हैं। घिरी हुई क्षेत्र को क्या कहते हैं हम लोग, केंद्रक द्रव्य कहते हैं। तो इस प्रकार से एक हम लोग इसका अंतर के रूप में लिख सकते हैं, इसका डिफिनेशन यहाँ पर इसका परिभाषा अंतर के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। अगला 2 नंबर में यहाँ पर लिखे हैं कि कोशिका द्रव में कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिका द्रव में आपको मैंने समझाया है, कोशिका द्रव में क्या पाए जाते हैं, कोशिकांग पाए जाते हैं, और केंद्रक द्रव में केंद्रिका पाए जाते हैं। ठीक है, केंद्रक द्रव में क्या पाए जाते हैं, केंद्रिका पाए जाते हैं। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर इसका अंतर को बता सकते हैं, है ना। चलिए, तो यहाँ पर केंद्रक द्रव में इसके उपांग पाए जाते हैं, यानी कि हमारे देखिए केंद्रक द्रव में यहाँ पर आप लोग को मैं बताया था गुणसूत्र फिर यहीं पर पाए जाते हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ पर इसके अंतर के रूप में 2 चीज आपको मैंने लिखा दिया है, तो आप लोग इसे लिख सकते हैं। ठीक है, अपने कॉपी में लिखिएगा तो जरूर, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर बोला गया था हमारा, यहाँ पर था कि ये दोनों द्रवों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है। ये आपको मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपको मैंने सभी चीज़ आपको मैंने पढ़ा चुके हैं, है ना। तो जो यदि मेरा चैप्टर को पूरे अच्छी तरीके से पढ़े हैं मेरे वीडियो से, तो वे इसका आंसर को आसानी से लिख सकते हैं। तो इसका संयुक्त रूप में हम लोग क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर उसके बाद आपको इसका अंतर लिखने के बाद यहाँ पर आपको उसके नीचे में लिखना है कि कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक द्रव्य को संयुक्त रूप से जीव द्रव्य कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। पूरी अच्छी तरीके से 5 नंबर का आपको मैंने आंसर यहाँ पर बता चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके अभी लिखिए, या फिर इस वीडियो को खत्म होने के बाद आप पहले अभी समझ लिए और बाद में आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का इसका आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 ये वाला हमारा है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर बोला गया है चित्र बनाकर। देखिए यहाँ पर चित्र बनाने कहा गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। बोला गया है हमारा कि चित्र बनाकर पौध कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट करने में यहाँ पर दो क्वेश्चन कहे गए हैं। एक हमारा क्या है कि चित्र बनाकर पौध कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। मतलब सबसे पहले आपको क्या करना है, चित्र बनाना है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हैं कि ये आपको चित्र इस प्रकार से बनाना है और चित्र बन जाने के बाद आपको अंतर लिखना है। ठीक है, तो चलिए आप लोग सबसे पहले क्या कीजिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले आपको पौध कोशिका और जंतु कोशिका का चित्र बनाना है। ठीक है, और चित्र बनाने के बाद आपको यहाँ पर उसके अंतर को लिखना है। तो देख सकते हैं हम लोग अब अंतर को लिखने आपको मैं बताता हूँ किस प्रकार से लिखना है। तो यहाँ पर देखिए पौध कोशिका एवं जंतु कोशिका में निम्न अंतर है। निम्न मतलब नीचे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको एग्जाम में भी लिखना है ताकि आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ लिखना है पौध कोशिका और जंतु कोशिका, फिर से लकीर खींच देना है। पौधा कोशिका में क्या ऐसा चीज है जो कि जंतु कोशिका में नहीं है, आपको ऐसे इस प्रकार से आपको इसका अंतर को बताना है। देखिए पौध कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। आपको मैंने कितना बार बताया है कि पौधा कोशिका में जो है कोशिका भित्ति पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। तो एक तो अंतर हमारा ये वाला हो गया कि पौध कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। दूसरा अंतर हमारा हुआ कि इसमें हरित लवक पाए जाते हैं। पौध कोशिका में क्या हरित लवक पाए जाते हैं, जिस कारण से ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पर हरित लवक नहीं पाए जाते, जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाए जाते, क्योंकि जंतु कोशिका जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं करता है। समझ में आ रहा है आपको? तो इसमें हरित लवक नहीं पाए जाते। 3 नंबर अंतर यहाँ पर लिखा है कि इसमें रिक्तिका जो आकार में बड़ी होती है। आपको मैंने कोशिका में दिखाया था कि रिक्तिका इसमें क्या होती है, आकार में बड़ी होती है, लेकिन इसमें रिक्तिका जो है आकार में बहुत छोटी होती है। ठीक है, आपको मैं और एक बार दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर किताब से, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हो। ठीक है, चलिए जैसे ही आप लोग यहाँ पर किताब लाएंगे, ठीक है, उस प्रकार से आपको क्या करना है, इसको पेज को पलटना है और पेज को पलटने के बाद आपको मैं यहाँ पर रिक्तिका दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये देख सकते हैं हमारा यहाँ पर कोशिका, ये वाला हमारा क्या जंतु कोशिका और ये हमारा है पादप कोशिका। ये आपको यहाँ पर दिख रहा है जंतु कोशिका और ये दिख रहा है हमारा पादप कोशिका। ये जंतु कोशिका और ये पादप कोशिका। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर जंतु कोशिका और पादप कोशिका। तो सबसे पहले आपको इसका चित्र बनाना होगा, है ना। चित्र बनाने के बाद आपको मैंने अभी अंतर बताया, उसमें से उस अंतर में से एक अंतर था हमारा कि इसमें रिक्तिका जो है जंतु कोशिका में जो है, पादप कोशिका में सबसे पहले देखिए पादप कोशिका में रिक्तिका जो है, रिक्तिका का आकार क्या है, बहुत बड़ी है। सबसे बड़ी हमारे क्या रिक्तिका है, लेकिन जंतु कोशिका में देखें तो रिक्तिका हमारे क्या बहुत ही छोटी है ना, बहुत ही छोटी। तो ये हमारा एक अंतर इसका यहाँ पर था जो कि आपको मैंने बताया। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। इस प्रकार से 6 नंबर आपको समझ में आ गया। 6 नंबर आप लोग उसका अंतर को लिखिएगा। सबसे पहले आपको चित्र बनाना है, उसके बाद आपको अंतर को लिखना है। ठीक है, अब लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 है कि कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको बताना है क्रोमोसोम और गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है। उसके बाद आपको बताना है कि उनके कार्यों का वर्णन कीजिए, मतलब उनका कार्य क्या है, गुणसूत्र का कार्य क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन आपको बन रहे हैं ना। तो सबसे पहले देखिए क्रोमोसोम और गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। तो कोशिका में क्रोमोसोम और गुणसूत्र केंद्रक में पाए जाते हैं। तो कोशिका में आपको उत्तर लिखना है, कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र, चलिए यहाँ पर केंद्रक नहीं लिखे हमने, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, केंद्रक लिखना होगा, केंद्रक में। ठीक है, उसके बाद लिखना है पाए जाते हैं। तो कोशिका में क्रोमोसोम और गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र, है ना। तो देखिए ये हमारे कहाँ पाए जाते हैं, ये हमारे केंद्रक में पाए जाते हैं। ठीक है, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, केंद्रक में पाए जाते हैं। तो ये हम इसका आंसर हो गया। ठीक है, कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, तो कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र केंद्रक में पाए जाते हैं। उसके बाद बोला गया था उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो इनके कार्य हमारे क्या हो गया, इसका कार्य जो है वे आनुवांशिक गुणों को जनक से पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करते हैं, यही क्या है इसका कार्य है। ठीक है, तो 7 नंबर का आप लोग आंसर देख सकते हैं। इस प्रकार से लिखना है कि कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र केंद्रक में पाए जाते हैं, इसका कार्य आनुवांशिक गुणों को जनक से पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करते हैं या फिर करना है, ये इसका क्या होगा, कार्य हो गया। अब हम लोग प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर है कि पौध कोशिका में कोशिका भित्ति का क्या कार्य है। देखिए पौध कोशिका में कोशिका भित्ति का क्या कार्य होता है, आपको मैंने किताब में बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाया था। ठीक है, यदि आप वीडियो नहीं देखे, आज यदि नए हैं तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग सबसे पहले मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो को आप लोग देखेंगे, ताकि आप लोग बेहतरीन तरीक़ा से सीख सके। वहाँ पर आपको मैंने लाइन बाय लाइन करके सभी चीज़ आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, चैप्टर को।
तो आप लोग जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा। यहाँ पर देखिए पौध कोशिका में कोशिका भित्ति का क्या कार्य है, तो पौध कोशिका में हम लोग सिंपल तरीका से कहें, ठीक है, तो यहाँ पर अभी शॉर्ट में आपको आंसर में बताता हूँ कि पौध कोशिका में कोशिका भित्ति जो है वे हमारा सुरक्षा का कार्य करती है। क्या कार्य करती है? सुरक्षा का। किस प्रकार करती है आपको मैंने किताब में पढ़ा चुका है, ठीक है। तो पौध कोशिका में कोशिका भित्ति का क्या कार्य है, तो पौध कोशिका में कोशिका भित्ति सुरक्षा का कार्य करती है। क्या कार्य है? तो सुरक्षा का कार्य करती है। ये हमारा हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 को अब हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे क्या है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ये देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9, और इसका आंसर मैंने यहाँ पर भी लिखा है, ठीक है, नीचे लिखा है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे कहते हैं कि कोशिका के आकार का जीवों के आकार के साथ कोई संबंध नहीं होता। क्या आप इससे सहमत हैं? यदि हाँ तो वे अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, उसका आंसर आपको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। देखिए कोशिका के आकार जो है जीवों के आकार के साथ कोई संबंध नहीं होता है, इससे तो सहमत है ना। तो किस प्रकार है, तो आपको इसका आंसर लिखना है। देखिए तो इसका आंसर आप लोग किस प्रकार लिखेंगे, देखिए कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिकाओं के मिलने से उत्तक बनते हैं, आपको मैंने सभी चीज बता चुके हैं, और उत्तकों के मिलने से अंग बनते हैं। क्या बनते हैं? अंग। और अंगों के संयोजन से अंग तंत्र बनते हैं, और अंग तंत्रों से जीव की रचना होती है। इस प्रकार यद्यपि कोशिकाओं के आकार भिन्न होते हैं, फिर भी कोशिकाओं के आकार का जीवों के आकार के साथ कोई संबंध नहीं होता है। तो ये 9 नंबर का इसका हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को फिर से देखिए और इसके आंसर को आप लोग अच्छी तरीके से लिख लीजिए, ठीक है। तो अभी इस वीडियो पर हम लोग इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद वाला वीडियो अब हम लोग सेकंड चैप्टर को देखेंगे, ठीक है। तो बस तब अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।